हेलो नमस्कार, आई एम गुरप्रीत। वेलकम टू ईटी नाउ। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स ने रिसेंटली अपना रिकॉर्ड हाई टच किया है। लेकिन क्या होते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, क्या क्या चीज़ें फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें देखने को मिलती हैं एंड ओवरऑल ये हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे कुछ ना कुछ सवाल भी पूछती रहूंगी टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी टू बिगिन द फॉरेक्स रिजर्व वीडियो। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो जार्स है। एक जार में है आपके पास डोमेस्टिक करेंसी और दूसरे जार में है आपके पास फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी यानी कि हम इंडिया में है तो ऑफ कोर्स रुपी होगा उसमें। सो एक जार में है आपके पास, एक डब्बे में रुपी आ गया और दूसरे डब्बे में आपके पास फॉरेन करेंसी आ गया। अब डोमेस्टिक करेंसी की हमें वैल्यू पता है। हमें पता है कि अगर हमारे पास 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, 30,000 रुपए है तो हमें उनके साथ क्या करना है, उन्हें इन्वेस्ट करना है, उन्हें सेव करना है, उन्हें कहाँ रखना है। लेकिन अगर मैं आपका अटेंशन शिफ्ट करूँ यहाँ फॉरेन करेंसी की तरफ, तो इस जार में लेट्स से आपके पास डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, पाउंड्स हैं, है ना। तो ये फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेट्स से यूएस डॉलर्स हमें पता है कि बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप उन्हें मार्केट में जाके एक्सचेंज करते हैं तो आपको ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो आपको पता है कि फॉरेन करेंसी को का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है, तो आपने उसे रिजर्व में रख दिया, आपने उसे सेव करके रख लिया। आपको लगा कि भाई आगे आने वाले टाइम में आप उसे एक्सचेंज करेंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कभी आपके पास डोमेस्टिक करेंसी की कमी हुई तो आप फॉरेक्स इस फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करके, इसे एक्सचेंज करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही ये एग्जाम्पल था सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर। अब अगर इस एग्जाम्पल को आप नेशनल लेवल पर लेकर जाएं, सो ऐसे ही कंट्री जो है अपने फॉरेक्स रिजर्व को सेव करके रखती है, जिसमें हमें अलग अलग फॉरेन करेंसीज का मिक्सचर देखने को मिलता है। अब इसे हम और डिटेल में आपके साथ लेके चलेंगे, शेयर करेंगे और सारी चीजें इसकी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और रिसेंटली इसने कितना रिकॉर्ड हाई अपना टच किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स एक्चुअली होते क्या हैं और उनको समझते हैं, बेसिक डेफिनेशन इनकी देखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है आपका फॉरेक्स, ये जो फॉरेक्स टर्म है ये फॉरेन करेंसी से जो है मिलकर बना है। अगर फॉरेक्स की बात करते हैं तो ये फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम लोग रिजर्व में रखते हैं, है ना। जैसे अभी हमने जार का एग्जांपल लिया तो उसमें आपने वो रिजर्व करके रखा। ठीक वैसे ही एक कंट्री जब अपने एसेट्स को या फॉरेन करेंसीज को रिजर्व करके रखती है तो वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कहलाए जाते हैं। इन फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें कैश देखने को मिल सकता है, करेंसी हो सकती है, यूएस डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, आपका येन हो सकता है ना, या फिर कोई और एसेट्स हो सकते हैं जैसे सोना चांदी हो सकता है। हम नॉर्मल अपने घरों में भी सोना चांदी रखते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में हम उनका यूज कर सके, उस केस के लिए भी रखते हैं। तो लाइकवाइज एक कंट्री भी गोल्ड रिजर्व्स भी रखती है, फॉरेन करेंसीज भी रखती है। ये सारी की सारी जो एसेट्स होते हैं या करेंसीज होती हैं, इनको कौन जो है रेगुलेट करता है, कौन इनकी देखरेख करता है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक आ जाता है या कोई और मॉनेटरी अथॉरिटी। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, ये आप हमें जल्दी से लाइव चैट में कॉमेंट करके जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, बहुत बेसिक सा आंसर है इसका, आई होप सबको पता होगा। तो यहाँ पर बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व क्या हो गया, जो हमारी फॉरेन करेंसी है जो हम संभाल के रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे, और साथ साथ में एसेट्स भी, गोल्ड सिल्वर हो गया आपका, ये सारे एसेट्स ये सब मिलकर क्या है फॉरेन करेंसी बनाते हैं, राइट। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व जो है ये एक कंट्री का, इसे हेल्थ मीटर भी कहा जाता है। कहते हैं कि एक देश का हेल्थ मीटर जो है वो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ इकलौता इंडिकेटर नहीं है ये बताने के लिए कि भाई एक देश अमीर है या गरीब है। एक कंट्री के पास बहुत अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अमीर है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और भी, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व हाँ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसमें रहता है, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप सब लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज है ना, वो ज़्यादातर हम लोग यूएस डॉलर्स में रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस डॉलर्स में क्यों रखते हैं। देखो, यूएस डॉलर्स ऑफ कोर्स यूएसडी की अगर हम बात करते हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में आता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में आता है। बहुत सारी करेंसीज यूएस डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम देखें तो जो ग्लोबल ट्रेड है हमारा, जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अलग अलग नेशंस जो ट्रेड करते हैं वो यूएस डॉलर्स में करते हैं, इसीलिए यूएस डॉलर्स की डिमांड भी ज़्यादा रहती है। ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में भी इसीलिए आता है और इंडिया भी फॉरेक्स रिजर्व्स को ज़्यादातर यूएस डॉलर्स में ही रखता है। सो बेसिक डेफिनेशन फॉरेक्स रिजर्व्स की आई होप आपको समझ आई होगी कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं। हम लोग
ज़्यादातर इसे किस में रखते हैं, यूएस डॉलर्स में रखते हैं। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब फॉरेक्स रिजर्व किस किस तरह के होते हैं एक बार हम वो भी देख लेते हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो क्योंकि हम लोग देखो इंडिया के सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं, है ना। 4 हमारे पास मेन कंपोनेंट आते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के। सबसे पहला आता है गोल्ड, बेसिक। सोना तो सबको पता है, सोना सबके पास होता है, सबके घरों में होता है। मूवीज में भी हमने बहुत देखा है कि भाई जब कोई ऐसी सिचुएशन, कोई क्राइसिस आ जाती है तो गरीब परिवार जो है अपना सोना बेचता है जाके, है ना। तो गोल्ड जो है ऑफ कोर्स आपकी क्राइसिस में काम आता ही आता है, एक एडिशनल सेफ्टी लेयर जो है वो बन जाती है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं, शॉर्ट में इसे हम FCA जो है लिख सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। इन चारों को हम एक एक करके समझेंगे बहुत आसानी से, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स की, FCA। देखो फॉरेन करेंसी एसेट जो है ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व का सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कंपोनेंट आ जाता है। यहाँ पर अगर हम FCA की बात करते हैं तो ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व का जो पोर्टफोलियो है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी FCA की होती है। क्या होता है FCA, फॉरेन करेंसी एसेट? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम नहीं, RBI। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो आंसर इज RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल। सो RBI जो क्या करता है, जो फॉरेन करेंसी होती है उसका यूज करके ये एसेट्स खरीदता है। अब ये एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर इन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, FCA की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर RBI कुछ % जो है वो कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा बात करूँ कुछ % जो है यहाँ पर वो दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक RBI हो गया, वैसे ही दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स में भी कुछ % जो है पैसा इन्वेस्ट करके रखता है। और कुछ आ जाता है आपका ट्रेजरी बिल्स। हर कंट्री के पास ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिन्हें T बिल्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो ट्रेजरी बिल्स यूएस गवर्नमेंट इशू करेगी, सिंपल वो यूएस ट्रेजरी बिल्स हो जाएंगे। अब ट्रेजरी बिल्स में क्यों भाई RBI पैसा रखती है, क्योंकि कुछ रिटर्न हमें मिल जाता है, नंबर 1। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें अपना कैश तो पार्क करना ही है। हमारे पास इतनी सारी करेंसी है ये, तो हमें उसे कहीं ना कहीं तो रखने की जरूरत पड़ेगी ही, हम उसे कहीं लॉक करके तो रख नहीं सकते। सो सिंपल है कि हम T बिल्स में या दूसरे देशों के फॉरेन बैंक्स में या दूसरे देशों के कमर्शियल बैंक्स में भी जो है ना ये फॉरेन करेंसी जो है इसे पार्क करके या इसे सेव करके जो है हम लोग रखते हैं। तो इससे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता रहता है, साथ में हमारा जो ये कैश है वो भी पार्क्ड रहता है, ठीक है। सो ये मिलकर क्या बनाते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स बनाते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है ट्रेजरी बिल्स, क्योंकि इंडिया जो है, जो RBI है हमारा, वो ज्यादातर जो है यहाँ पर 75% जो हमारे एसेट्स हैं वो जो है डॉलर डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। अगेन क्यों डॉलर में रहते हैं, बिकॉज यूएस डॉलर ही सबसे ज्यादा जो है आपका ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है, तो ज्यादातर हम लोग डॉलर्स में ही रखते हैं। क्लियर है। सो फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या हो गए, ऐसे एसेट्स जो RBI फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करके जो है एसेट्स जो खरीदेगा उनको हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट्स बोलेंगे। ज्यादातर ये हम लोग T बिल्स में लगाते हैं। और कौन से T बिल्स, कौन से ट्रेजरी बिल्स, यूएस के ट्रेजरी बिल्स, क्योंकि डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होते हैं और क्योंकि हमारा ग्लोबल ट्रेड जो है डॉलर्स में है, सो हेंस हम क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स अपने ज़्यादातर यहीं पर इन्वेस्टेड रखते हैं। ध्यान रखेंगे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, यहीं पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो स्टोर्ड रहता है। अबाउट 80% हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो 80% पोर्टफोलियो है वो यहीं पर स्टोर रहता है। सो फॉरेन करेंसी एसेट्स सिंपल था। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड भी सिंपल है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स भी बहुत सारे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का आ जाता है गोल्ड, है ना। हमारे पास गोल्ड माइंस भी बहुत सारे हैं, तो हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स भी जो है अच्छे खासे अमाउंट में रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व का, है ना। ये भी हम लोग जो है अपने पास पार्क रखते हैं, अपने पास स्टोर्ड रखते हैं, ताकि किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में भी गोल्ड भी हमारा काम आ सकता है। इंटरनेशनल कमोडिटी है ना, ये तो हर जगह ही चलती है। तो गोल्ड सिंपल है, ये भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आगे अगर हम बात करते हैं SDR की। अब SDR और रिजर्व ट्रांचे पोजीशन जो मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटर रिलेटेड है, तो आई होप आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। SDR और रिजर्व ट्रांचे पोजीशन दोनों ही IMF से जुड़े हुए हैं। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप एवरीवन नोज। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, 1969 में ये SDR जो है वो क्रिएट किया।
SDR क्रिएट किया और इसे मैनेज भी कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही इसे क्या है एलोकेट भी करता है, इसकी देखरेख करता है, मैनेज करता है, जो आप कह लें। अब SDR जो होते हैं ना, ये 5 मेन करेंसी से मिलकर बने हैं। कौन से? येन हो गया आपका, येन कहाँ की करेंसी है? जापान की, जापानीज येन। US डॉलर्स अमेरिका, यूरो हो गया आपका यूरोपियन कंट्रीज का, ब्रिटिश पाउंड हो गया आपका, और युआन हो गया। युआन जो है लास्ट में ऐड हुआ था, युआन चाइना का है, चाइनीज युआन। तो ये 5 मेजर करेंसीज जो है मिलकर SDR बनाते हैं। SDR की वैल्यू जो है ना, वो इन्हीं 5 करेंसीज के जो है ना वैल्यू पर निर्धारित होती है। अब आपको इतना तो पता है, इतना सबको पता है कि भाई रुपये की वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहती है, रुपये की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है अगर हम US डॉलर से कंपेयर करते हैं तो। लाइकवाइज ये जो सारी पांचों की पांचों करेंसीज हैं, इनकी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, और जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर वेरी करती रहती है। तो यानी कि SDR की वैल्यू भी इसी पर डिपेंडेंट है। अगर इन करेंसीज की वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो SDR की वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि SDR खुद की कोई करेंसी नहीं है। मान लो मैं कहती हूँ कि मैं आपको 2 SDR दूंगी, तो SDR कोई करेंसी नहीं है, कोई रुपए नहीं है, किसी नेशन की कोई करेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक कोटा हो जाता है, या आप इसे एक यूनिट कह सकते हैं है ना। सो SDR का सम कैसे किया जाएगा, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? इन 5 करेंसीज को कैलकुलेट करके जो नंबर हमारे पास आएगा वो वैल्यू हो जाएगी उन 2 SDRs की। ठीक है, सो SDR खुद में कोई करेंसी नहीं है, IMF इसे इशू करता है। अब IMF इसे कैसे इशू करता है, इसके भी पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, IMF में जब भी किसी कंट्री को जो है मेंबर बनना है तो उसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन तो देना ही होगा। इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है कोटा। क्या कहा जाता है? कोटा। कोटा क्या हो गया? कोई भी देश जब IMF में शामिल होगा तो उसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भैया, आप इतने बड़े ग्रुप में जा रहे हैं, आपको थोड़े बहुत पैसे तो देने पड़ेंगे। अब उस थोड़े बहुत पैसे को हम क्या बोलेंगे? कोटा बोलेंगे। उसी कोटा में से जो है आपका क्या है, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन भी आ जाता है, जो हम आगे देखते हैं, और इसी में से SDR आता है। इसी कोटा के आधार पर IMF डिसाइड करता है कि कितने SDR जो है किस देश को देने हैं, है ना। लेट्स से इंडिया की अगर बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे चैट में कि इंडिया जो है IMF का मेंबर है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लॉजिकल आंसर है इसका, है ना। येस और नो में सिंपल आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं कि इंडिया IMF का मेंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो IMF डिसाइड करता है कि ये SDR किस कंट्री को कितना दिया जाएगा। ये खुद में कोई करेंसी नहीं है, इसकी वैल्यू इन 5 मेजर करेंसी से इनको सम करके, इनको ऐड करके जो है इस SDR की वैल्यू टोटल निकाली जाती है। और ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू जो निकाली जाएगी तो किसी ना किसी करेंसी में तो निकाली ही जाएगी। तो वो करेंसी कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है आपकी US डॉलर्स हो जाती है ना। सो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इंडिया IMF का पार्ट है कि नहीं? ऑफ कोर्स इंडिया IMF का पार्ट है, तभी इंडिया को SDR मिलता है, तभी हम लोग SDR डिस्कस भी कर रहे हैं, है ना। IMF का पार्ट नहीं होता तो SDR फॉरेक्स रिजर्व में हमारा आता ही नहीं, राइट। सो SDR हो गए। आपको ये ध्यान रखना है कि इन 5 करेंसी से मिलकर बनता है और ये हमारा IMF इशू करता है। अब हमने कोटा पढ़ा था, उसी से हम ध्यान रखेंगे रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। ये जो रिजर्व ट्रांचे पोजीशन होता है ये इसी कोटा का एक छोटा सा हिस्सा होता है। कुछ कोटा आपने दिया, मान लो आपने ही दे दिया, लेट्स से आप IMF में शामिल हुआ, आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप IMF में शामिल हुआ, आपने IMF को मान लो 10,000 रुपए जो है वो सबमिट किए कि भाई मुझे IMF में शामिल होना है और ये लो मेरे 10,000 रुपए, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। अब उस फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन में से मान लो आने वाले अगले 1 साल में आपको उसमें से 3,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपने IMF से कहा कि मुझे 3,000 रुपए चाहिए। अब IMF आपको वो 3,000 रुपए बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल जवाब के वो 3,000 रुपए आपको दे देगा। तो आपके उस कोटा का एक छोटा सा पोर्शन आप कभी भी IMF से ले सकते हैं और IMF उस पर आपको सवाल जवाब नहीं करेगा। कोई आपको जो है किसी चीज़ की कोई सर्विस फी आपको नहीं देनी है, कोई कंडीशंस पर आपको अग्री नहीं करना है, वो आपको चुपचाप दे देगा। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पर। आप सोचो कि एक देश जो है वो कितना जो है कंट्रीब्यूट करता होगा और उसमें से अगर उसे चाहिए IMF से तो वो ले सकता है। सो ये जो होता है, छोटा सा हिस्सा जो होता है कोटा का, इसे कहा जाता है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। ये भी फॉरेक्स रिजर्व का हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। तो टोटल हमने 4 कंपोनेंट्स देखे, गोल्ड देखा,
फॉरेन करेंसी एसेट्स, रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये 4 हमारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में। अब आगे चलते हैं। अब फॉरेक्स रिजर्व्स हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस भी सिंपल है, अभी तक तो आप काफी हद तक समझ गए होंगे, है ना, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों भाई हमें फॉरेक्स रिजर्व्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं टू मेंटेन लिक्विडिटी इन केस ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ श्रीलंका का, है ना। श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम सबने सुना है। श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये वैसे तो 2019 से चल रही है, लेकिन ये न्यूज़ में कब आई, 2022 अर्ली 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कि श्रीलंका में जो है ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जिसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें श्रीलंका में देखने को मिली, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुई। लेकिन श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी वो हुई क्यों थी, इसके ना कुछ मेन रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि वहाँ के जो इंपोर्ट्स थे ना, जो वहाँ के इंपोर्ट्स थे वो बढ़ते चले गए और एक्सपोर्ट्स जो हैं, है ना, और जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज होते चले गए, राइट। अब आई होप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबको पता होगा। एक्सपोर्ट यानी कि आप जब किसी दूसरे देश को कुछ चीज़ बेच रहे हो, अपने देश से दूसरे देश कुछ चीज़ बेच रहे हो या भेज रहे हो, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो करेंसी प्लस होगी, राइट। आप बेच रहे हो किसी को तो आप पैसे तो लोगे ऑफ कोर्स, और इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो करेंसी हमेशा माइनस होगी, बिकॉज आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरे देश से ले रहे हो यानी कि खरीद रहे हो। तो खरीदोगे तो ऑफ कोर्स पैसे कटेंगे और बेचोगे तो ऑफ कोर्स पैसे बढ़ेंगे। सो अब श्रीलंका के केस में क्या हुआ, इंपोर्ट बढ़ते चले गए और एक्सपोर्ट घटते चले गए, यानी कि पैसा आ नहीं रहा है, बस पैसा जा रहा है। एक बड़ा रीजन तो ये रहा। दूसरा बड़ा रीजन रहा यहाँ के फॉरेक्स रिजर्व्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल आपका इंस्टीट्यूशन है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 99% फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे श्रीलंका के वो ड्रेन हो चुके थे, यानी खत्म हो चुके थे। तो आप सोचिए कि ऐसा देश जिसके 99% फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं, यानी एक तरीके से जो इमरजेंसी फंड्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, और जिसके ऊपर बहुत सारा डेट है, बहुत सारा कर्ज है। ये भी आप सबने आई होप सुना होगा कि चाइना का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था श्रीलंका पे, बहुत $1 बिलियन का कर्ज था। तो ऐसा देश जिसके ऊपर कर्ज है, जिसका इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुके हैं, ना के बराबर हैं बिल्कुल, वो देश इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसी ही सिचुएशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अपने पास फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, है ना। अब लेट्स से भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन लेट्स से अगर इंडिया के पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस से अगर इंडिया जूझता है, तो इंडिया के पास इतना रिजर्व फंड है, इतना फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास है कि इंडिया जो है लगभग 10 से 11 महीने का इंपोर्ट आराम से कर सकता है ना। सो ऐसे केस में भाई लिक्विडिटी रहे, है ना। आरबीआई जो है क्या है, फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करके उसको बेच के जो है डोमेस्टिक करेंसी खरीद सकता है, तो मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा भाई डेट ऑब्लिगेशन से हम लोग बच सकते हैं। हमारे पास अगर कर्ज है तो हम फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करके वो कर्ज भी अपना पे ऑफ कर सकते हैं। तो एक तो पर्पस ये हो जाता है, ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में हम लोग बच सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई के पास कुछ बैकअप फंड्स भी हो, ये भी इंश्योर करने के लिए हम फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। अगर रुपये की वैल्यू डी वैल्यू होती है तो क्या कहा मैंने, इसका क्या मतलब हुआ, अगर रुपये की वैल्यू जो है घटती है, रुपये की वैल्यू घटना बढ़ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन मान लो रुपये की वैल्यू घटती है तो इसमें आरबीआई क्या कर सकता है। जब ऐसा होता है तो आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करता है। कैसे इंटरवीन करता है ना। देखो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी है, राइट, आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी है। अब आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में जाके इस फॉरेन करेंसी को बेच देगा। क्या कर देगा, इसको सेल कर देगा, अगर मैं बोलूं इसको सेल आउट कर देगा। और क्या करेगा, रुपये को परचेज कर लेगा। क्या हुआ इससे, आरबीआई ने क्या किया कि फॉरेन करेंसी को बेच दिया और रुपये को खरीद लिया। अब इससे क्या हुआ, आरबीआई ने खरीदा तो थोड़ी सी डिमांड रुपये की बढ़ गई, ठीक है। और अगर मान लो यूएस डॉलर बेचा तो डॉलर की डिमांड जो है थोड़ी सी घट गई। अब इसमें क्या हुआ कि रुपये की वैल्यू जो कम हो रही थी डिमांड के साथ थोड़ी सी ऊपर उठ के आ गई। तो ऐसे केसेस में आरबीआई इंटरवीन करता है ना, और फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल करता है। अगर आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी होगी ही नहीं लेट्स से, तो वो कैसे रुपये की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर उठाएगा, उठा ही नहीं सकता। सो ऐसे केस में अगर रुपये की वैल्यू मान लो
घट रही है तो आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करके रुपए खरीद लेता है फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस रहता है ना, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। उसके बाद आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। फॉरेन एक्सचेंज रेट मॉडिफाई कर सकता है सेम, भाई आपको एक एक्सचेंज रेट तो चाहिए है ना, मार्केट में आपको अगर डॉलर्स जो है अगर चाहिए तो आपको रुपी से अगर उसे एक्सचेंज करना है तो एक एक्सचेंज रेट तो आपको सेट करना पड़ेगा, तो वो भी मॉडिफाई कर सकता है आरबीआई। सेम एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है मार्केट में। ऑफ कोर्स आपके पास अगर अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि लेट्स से अगर थोड़ा बहुत ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, व्यापार में घाटा हो भी जाता है, तो आपके पास ना फॉरेक्स रिजर्व है। सिंपल एग्जांपल से हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, हमारे पास भी अगर सेविंग्स में थोड़ा पैसा होता है, कोई भी क्राइसिस आ जाती है तो माइंड में एक जो है ना रिलीवनेस रहती है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बचा हुआ है। लाइकवाइज एक कंट्री के साथ भी ऐसा ही होता है, एक मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हमारे पास भाई इतना फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद बात करते हैं तो एफडीआई बढ़ जाता है। भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, इन्वेस्टर्स देखेंगे कि भाई इस कंट्री के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये इस देश में पैसा लगाएंगे तो डूबेगा नहीं, है ना, तो एफडीआई भी इससे जो है बढ़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस है फॉरेक्स रिजर्व का। इसके अलावा बात करें तो हम अपने इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे इंपोर्ट्स जो हैं ज़्यादातर किस में होते हैं, यूएस डॉलर्स में सेटल करते हैं हम सारे ट्रांजैक्शंस को। सो अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर्स हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा हम यूएस डॉलर्स ही रखते हैं, अगर हमारे पास अच्छे खासे यूएस डॉलर्स हैं तो हम इंपोर्ट आराम से कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ अगर ज़रूरत है, इंपोर्ट हमें कुछ भी करना है तो हम ईजिली कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ बेसिक पर्पस है फॉरेक्स रिजर्व के। फॉरेक्स रिजर्व इसलिए हमारा ज़रूरी होता है, ये भी हमने देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक बार देखते हैं इसके रेगुलेशन के ऊपर। अगर इसके रेगुलेशन की बात की जाए कि इसकी देखरेख कौन करता है, इसको मैनेज कौन करता है ना। सो यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व्स को रेगुलेट करने के लिए, इनका नियंत्रण करने के लिए हमारे पास दो एक्ट्स हैं। एक तो है आरबीआई एक्ट 1934 और एक है हमारे पास फीमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये दो एक्ट्स हैं जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को गवर्न करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं या उनको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर आरबीआई एक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आरबीआई को बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं, बैंक्स को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करना और यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स को भी रेगुलेट करना, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करना, भाई आप देखो कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहा है फॉरेक्स के जरिए वो कैसे हो रहा है, वो भी आपको देखना है ना। तो ये सारी चीजें इंश्योर करना ये आरबीआई का काम हो जाता है और ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है ये अथॉरिटी आरबीआई को दी गई है ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आरबीआई एक्ट के तहत ही, इसी एक्ट के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या है डिसाइड करता है। क्या करता है, आपका एक्सचेंज रेट भी जो है डिसाइड करता है। सो बेसिकली ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और आरबीआई से इंप्लीमेंट करता है, आरबीआई इसकी देखरेख करता है इसी एक्ट के तहत। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज का एक मेन कस्टोडियन बन जाता है, गार्जियन बन जाता है, जो कि इसकी देखरेख करता है। अगर यहाँ पर मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं ना। मान लेते हैं कि एक बिजनेस है जिसने यूएसए से, है ना, यूएसए से कुछ इंपोर्ट करना है और लेट्स से यहाँ पर 10,000 यूएस डॉलर्स की नीड है, ठीक है। 10,000 यूएस डॉलर्स का कुछ इंपोर्ट जो है वो करना है इंडिया की एक कंपनी को, ठीक है, एक बिजनेस को कुछ सामान मंगवाया है। तो अब 10,000 यूएस डॉलर्स उसको पे करने हैं, तो वो कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमारे पास आईएनआर होना ज़रूरी है, डोमेस्टिक करेंसी तो हमारे पास होगी ही। तो इसे हम लोग क्या है एक्सचेंज करेंगे, है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे। और ये एक्सचेंज कहाँ से आएगा? ये एक्सचेंज यहाँ से आएगा। यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड करेगी जिस पर आरबीआई जो है फॉरेक्स खरीदेगी या बेचेगी बैंक्स को। सो उसी एक्सचेंज रेट पर मान लेते हैं कि आपका 75 INR इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर हो जाता है यहाँ पर, है ना, कि आपको 75 रुपए जो है देने पड़ेंगे तब जाके आपको 1 यूएस डॉलर मिलेगा। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से टोटल आपको 7,50,000 INR देने पड़ेंगे, है ना, ताकि 10,000 यूएस डॉलर्स आप उनके बना सके। तो ये कौन करेगा? बैंक करेगा। बैंक के पास जाएंगे आप, जाएंगे, जो भी बिजनेस जो भी इंपोर्ट कर रहा है ना, वहां पर जाके ये एक्सचेंज किया जाएगा इसी एक्सचेंज रेट पर जो यहाँ पर
तय किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आरबीआई कैसे काम करते हैं, यहाँ पर आरबीआई का क्या काम आ जाएगा। आरबीआई पहले तो देखेगा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉपरली ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, अगर बैंक के पास फॉरेन करेंसी की कमी आ जाती है ना, मान लो बैंक के पास भाई इतने डॉलर्स हैं ही नहीं, 10,000 चाहे आप कितने भी रुपए दे दो, अगर उनके पास डॉलर है ही नहीं तो वो कहाँ से लेकर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर आरबीआई जो है उस बैंक को क्या कर सकता है, फॉरेन करेंसी दे सकता है। एंड लाइकवाइज वो 10,000 यूएस डॉलर्स एक बिजनेस या एक इंडिविजुअल जो है पे कर सकता है इंपोर्ट्स पूरे करने के लिए। सो कुछ इस तरीके से आरबीआई इंटरवीन करता है, आरबीआई हेल्प करता है, फॉरेक्स रिजर्व को रेगुलेट करता है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे एक और पुटअप करना चाहूंगी कि आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, है ना। आई होप सबको इसका आंसर पता होगा कि आरबीआई के गवर्नर जो है प्रेजेंटली कौन है। सो ये था रेगुलेशन के बारे में। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं करेंट सिनेरियो के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। सो रिसेंटली न्यूज ये थी कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसने रिकॉर्ड हाई टच किया है, यानी कि अभी तक का सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास इकट्ठा हो गया है। ये है लेटेस्ट डेटा आपका 22 मार्च के, इसी साल 22 मार्च के हिसाब से, है ना। तो आरबीआई क्या करता है, वीकली ये बुलेटिन रिलीज करता है और उसमें ये डेटा हमें मिलता है कि कितना कितना फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास हो गया है। हमने चारों कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए हैं, तो आई होप अब आपको समझने में इजी रहेगा। सो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $642.631 बिलियन जो है वो पहुंच चुके हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में जो आरबीआई ने रिलीज की थी, इसमें कहा गया कि फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो हमारे थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, $123 मिलियन से घटे भी हैं। और हमारा जो एफसीए है फॉरेन करेंसी एसेट, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वो कितना है $568.264 बिलियन, राइट। और गोल्ड रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड रिजर्व्स हमारे बड़े हैं। गोल्ड रिजर्व्स हमारे पास $51.487 बिलियन हो गए हैं। और एसडीआर हमने पढ़ा था, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो आईएमएफ इशू करता है, जो 5 मेजर करेंसीज के वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो वो हमारा कितना है $18.219 बिलियन। और इंडिया की जो रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ में, रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन, यानी कि इतना पैसा जो वो निकाल सकता है आईएमएफ से बिना किसी शर्त के, तो वो कितना हो गया है आपका $4.662 बिलियन, है ना। सो ये करेंट सिनेरियो है। न्यूज़ यही थी कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी तक का रिकॉर्ड हाई पहुंचा है, यानी कि इतना फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास पहली बार इकट्ठा हुआ है ना। अब इससे मैं आपको और बेटर तरीके से एक टाइमलाइन के जरिए भी समझाऊंगी कि ये कितना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हमने अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ग्रो किया है, राइट। अब यहाँ पर पहले मैं देख लेती हूँ एक स्टेटमेंट, मैं आपको बता देती हूँ कि आरबीआई ने इससे पहले जब 15 मार्च के आसपास एक बुलेटिन जब रिलीज किया था, सेम तब भी रिकॉर्ड हाई हमने टच किया था, तो कहा था यहाँ पर कि हम जो है ये सारा जो फ्लो हमारे पास आ रहा है, ये सारा जो करेंसी हमारे पास आ रहा है, इसे हम एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये एब्जॉर्ब करने का यहाँ पर क्या मतलब है, क्या लॉजिक आ जाता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो, कभी भी आरबीआई जो है हमेशा यहाँ पर इंटरवीन करते हुए ऑफ कोर्स हमें नजर आएगा, पहले भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब रुपये की वैल्यू घटेगी तब भी आरबीआई इंटरवीन कर सकता है, फॉरेन करेंसी बेच के डोमेस्टिक करेंसी खरीदेगा ताकि रुपये की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाए, है ना। तो अब क्या होता है, मान लो एफडीआई के जरिए या फिर रेमिटेंस के जरिए जो है हमारे पास फॉरेन करेंसी हमारे पास इंडिया में आई है, ठीक है। अब वो सीधा आरबीआई के पास तो नहीं आएगी क्योंकि अलग अलग बिजनेसेस हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। सो यहाँ पर आरबीआई क्या करेगा, ये सारा एफडीआई से जो करेंसी आया है, ठीक है, जो भी डॉलर्स वगैरह आए हैं, जो भी यूरोज आए हैं, इनको खरीद लेगा, इनको परचेज कर लेगा, है ना, इनको परचेज कर लेगा मार्केट से। अब परचेज करके क्या होगा, रुपये की जो वैल्यू है वो एकदम से जो है हाई नहीं टच करेगी, ठीक है, क्योंकि मान लो एकदम से फॉरेन करेंसी आई तो रुपये की वैल्यू एकदम से शार्प अप्रिसिएशन इसमें हमें देखने को मिल सकता है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करता है आरबीआई, इन सारे इंस्ट्रूमेंट से फॉरेन करेंसी खरीद लेता है और अपने पास रिजर्व करके रख लेता है। ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इंटरवीन करके अलग अलग मार्केट से फॉरेन करेंसी खरीद के अपने पास रिजर्व में रख लिया। अच्छा, शार्प अप्रिसिएशन रुपये में गलत चीज़ क्यों है? गलत नहीं, गलत करेक्ट नहीं होगा। शार्प अप्रिसिएशन की अगर बात करें तो ये क्यों, मतलब हम, ये तो अच्छी बात है कि रुपये एकदम से जो है अप्रिशिएट करे, उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारी करेंसी और स्ट्रांग होगी। सो यहाँ पर एक इसका नेगेटिव फैक्टर क्या आ जाता है ना, अगर एकदम से रुपये बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना उस पर बहुत फर्क पड़ जाएगा, है ना। कुछ रेट हमने सेट किए हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत सारे अलग अलग नेशंस हैं जो हमसे भी
जो हमसे भी जो है जिनका फॉरेक्स रिजर्व कम है, राइट। तो जो हमसे किसी रेट पे खरीदेंगे, है ना, तो हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, तो उनके लिए वही चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरे देशों को लगेगा कि ये सामान तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लग जाएगा। तो एकदम से अगर शार्प अप्रिसिएशन होगा ना, तो आरबीआई के लिए भी ये चीज़ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाता है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस का रिस्क रहता है, इन्फ्लेशन का रिस्क ऑफ कोर्स आपका रहता है। तो इस सिचुएशन को भी अवॉइड करना होता है। आरबीआई अलग अलग तरीकों से इन चीज़ों को मैनेज करता है, शार्प अप्रिसिएशन ना हो, इसलिए मार्केट से पैसा अब्जॉर्ब करके अपने पास रिजर्व में आरबीआई रख लेता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अब ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं अगर हम, तो इंडिया प्रेजेंटली, क्योंकि इंडिया ने रिकॉर्ड हाई पे टच किया है, तो इंडिया जो है चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर भी है दुनिया में, विच इज़ अ गुड न्यूज़, है ना। दुनिया भर में अगर हम बात करते हैं तो चाइना सबसे पहले पोजीशन पर आता है, उसके बाद सेकंड पर जापान, तीसरे पर आता है स्विट्जरलैंड, और अब चौथे पोजीशन पर इंडिया आ गया है। इंडिया के पास चौथे सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। अब चाइना के पास ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको आगे भी बताऊंगी। चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, 3000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। और अगर अभी हम बात करते हैं, अभी हमने रिसेंटली देखा, तो लगभग 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। तो आप अगर दोनों फिगर्स को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट। लेकिन इंडिया का भी फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड साइन कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आगे आने वाले टाइम्स में और ग्रो करेगा। अब अगर मैं आपको टाइमलाइन के जरिए यहाँ पर समझाऊं, तो सबसे पहले देखते हैं 1960 से हम ये सिनेरियो लेते हैं फॉरेक्स रिजर्व का, है ना। तो 1960 में जब हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व था वो इतना था कि हम लोग 8.5 हफ्ते का इंपोर्ट जो है, सामान जो है वो खरीद सकते थे। इतना हमारे पास पैसा था। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल टर्म्स में, लेम टर्म्स में आपको बताऊं कि 8.5 हफ्ते का हम इंपोर्ट जो है वो कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा था। फिर उसके बाद 1980 में जो है ना, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कितना हो गया, लगभग $7 बिलियन हो गया। सोचो, $7 बिलियन से अब हमारे पास $600 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है। सो ऑफ कोर्स हमारा फॉरेक्स रिजर्व ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1980 की, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उस टाइम चाइना के पास ना सिर्फ $2.55 बिलियन का रिजर्व हुआ करता था और हमारे पास $7 बिलियन का। काफी मार्जिन है। लेकिन अगर हम 2024 की बात करते हैं तो चाइना का फॉरेक्स रिजर्व काफी ऊपर चला गया है और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी भी एक सस्टेनेबल लेवल पर ही है। उसके बाद अगर बात करते हैं 1990 में, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है सिर्फ 4.8 वीक्स का इंपोर्ट कवर करने के लिए ही बचा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2004 में जो है पहली बार हमने $100 बिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस किया था अपने फॉरेक्स रिजर्व में। उसके बाद 2009 में ऐसा हुआ था क्योंकि 2008 में जो है ग्लोबल रिसेशन फेस करना पड़ा था, तो 2009 में जो है हमें $35 बिलियन को बेचना पड़ा था, जिसके बाद 2009 में ही हमें 200 टन सोना जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी खरीदना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी साल 2020 तक आते आते हमने $500 बिलियन का मार्क क्रॉस किया और 2021 में हमने $600 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है और अभी हम $600 बिलियन की रेंज में ही बने हुए हैं एंड सून हम लोग $700 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर पाएंगे। आप देख सकते हो कि टाइमलाइन जो है ना, जैसे चल रही है कि हमारे पास पहले $7 बिलियन था, चाइना से भी ज्यादा था, लेकिन अब एक सब्सटैंशियल पर आकर हम लोग रुक गए हैं, है ना। बीच में क्राइसिस भी थी, उससे भी हम लोग उभरे हैं। हमने $100 का मार्क क्रॉस किया, 500 का क्रॉस किया, 600 का क्रॉस किया। सो ऐसे धीरे धीरे जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व ग्रो कर रहे हैं। अब इस सेशन का एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये राइज एक्चुअली होता क्यों है। फॉरेक्स रिजर्व हमने देख तो लिया कि भाई कैसे काम करता है, क्यों होता है, आरबीआई कैसे इसे मैनेज करता है ऑल, लेकिन इसमें राइज हमें क्यों देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका रीजन जो है वो आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जब हम पर्पस के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एफडीआई का भी जिक्र किया था। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। जब विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में आके निवेश करेंगी तो क्या हो जाएगा? सिंपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। जब विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगी, वो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर आएंगी, मार्केट में फॉरेन करेंसी आएगी और पहले भी डिस्कस किया है कि आरबीआई वो करेंसी परचेज कर सकता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। बढ़ता एफडीआई यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, तो ये भी एक रीजन है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। दूसरा बात करते हैं रेमिटेंस आ जाता है। रेमिटेंस क्या होता है? देखो, रेमिटेंस का एक सिंपल सा एग्जांपल है। लेट्स जस्ट से कि आप कल को यूएस शिफ्ट कर जाते हैं, आपकी एक अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, वहाँ पर अच्छे खासे यूएस डॉलर आपको बोला गया है कि आप कमाएंगे, आप यहीं रहो, ठीक है। अब आप वो यूएस डॉलर मान लो महीने के 10,000 यूएस डॉलर कमा रहे हो वहाँ जाके, ठीक है। तो अब आप कुछ यूएस डॉलर अपने पास रखोगे, कुछ यूएस डॉलर आप वापस क्या है इंडिया भिजवा दोगे अपने परिवार को कि भाई हमारी फैमिली भी थोड़ा बहुत ऑफकोर्स
फंड्स आप अपनी फैमिली को भिजवाएंगे, तो ये जो पैसा आपने यूएस से इंडिया भिजवाया, यूएस डॉलर्स, फॉरेन करेंसी जो आपने इंडिया भिजवाई, इसे हम लोग रेमिटेंस कहते हैं, है ना। ये रेमिटेंस, ये तो सिर्फ आपका एक छोटा सा एग्जांपल हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। रेमिटेंस बहुत बड़ा सोर्स एक रहता है हमारा फॉरेन करेंसी का। तो रेमिटेंस हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिसेंट बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया भी बहुत बड़ा रिसिपिएंट है रेमिटेंस का, है ना, जहाँ पर दूसरे देशों से पैसा आता है, करेंसी आती है, यानी कि जब इंडिया के लोग बाहर जाकर अर्न कर रहे हैं और वहाँ से पैसा वापस इंडिया भेज रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है फॉरेक्स रिजर्व का। उसके बाद बात करते हैं तो ऑफकोर्स ट्रेड, हमने पढ़ा अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट तो चलो रहता ही है, और एक्सपोर्ट अगर हमारा बढ़ता है तो ट्रेड सरप्लस हम इसे बोलेंगे कि भाई हमने बेचा ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो ट्रेड सरप्लस अगर हमारा बढ़ रहा है, व्यापार अगर हमारा बढ़ता जा रहा है, सो ऑफकोर्स हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी सिग्निफिकेंटली राइज करेगा। और इम्पॉर्टेंट लास्ट, रिडक्शन इन ऑयल प्राइसेस। आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद से, है ना, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो रशिया से हम लोग ले रहे हैं, तो ऑयल के प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिली है। कंपैरेटिवली हम लोग कम प्राइस में जो है अब ऑयल खरीद पा रहे हैं। तो यानी कि ऑयल का जो इम्पोर्ट है ना, वो हमारा बढ़ तो रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। तेल हम बहुत ज़्यादा भाई कंज्यूम करते हैं, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम लोग तेल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस में कमी है, इंपोर्ट हमारा बना हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारी जो करेंसी है वो कम खर्च हो रही है ना, पैसे हमारे कम लग रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट हमारा बना हुआ है। तो ये जो प्राइसेस हैं ऑयल के, ये कम है, इसकी वजह से भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। सो ये कुछ रीजंस हैं कि हमें फॉरेक्स रिजर्व में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है या राइज देखने को मिला है। सो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको आज के सेशन से समझ आया होगा कि फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करता है, और अगर एक्सपैंड होता है तो उसके पीछे सिग्निफिकेंटली क्या रीजंस रहते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। टिल देन कीप वॉचिंग ET Now. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.